मॉर्निंग एवरीवन। अधिक उत्पादन कम दाम, क्वालिटी सर्कल का पैगाम। मेहनत लगन मिलजुल कर करते काम, ये है क्वालिटी सर्कल की पहचान। इस क्वालिटी सर्कल में हमारी टीम आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती है। हमारी टीम का नाम है विजन, जिसका मतलब होता है वॉलेंटरी, इनोवेटिव, स्टार्स, इनिशिएटिव, अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क। आइए अब मैं आपको अपनी कंपनी से अवगत कराती हूँ। हमारी कंपनी का नाम है इंडिया जापान लाइटिंग। यह कोई तो ग्रुप की कंपनी है। इसके वर्ल्ड वाइड 27 प्लांट हैं और इंडिया में इसके 3 प्लांट हैं। चेन्नई प्लांट, बावल प्लांट, गुजरात प्लांट। हमारा संबंध बावल प्लांट से है, जिसकी स्थापना सन 2006 में हुई। महोदय जी, मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी कंपनी को समय समय पर विभिन्न प्रकार के अवार्डों और सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, जो कुछ इस प्रकार है। ITR 16949, ISO 14001, ISO 50001 और ISO 45001। महोदय जी, अब मैं आपको अपनी कंपनी के मुख्य कस्टमर से अवगत कराती हूँ, जो कि इस प्रकार है: मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा, टाटा, यामाहा, इजुजू इत्यादि। हमारी कंपनी के प्रमुख प्रोडक्ट रेंज है हेडलैम्प और टेललैम्प। मुझे ये बताते हैं बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि भारत में लो बीम एलईडी और बायो एलईडी टेक्नोलॉजी को आईजीएल ने इंट्रोड्यूस किया। आइए अब मैं आपको हमारी टीम से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारी टीम का नाम है विजन। सर्कल फॉर्मेशन है 4 अप्रैल 2024। डिपार्टमेंट असेंबली, वर्किंग एरिया, CHN2, मीटिंग डे एवरी फ्राइडे, मीटिंग 16, अटेंडेंस 99%, मीटिंग ड्यूरेशन 1 hour। हमारी टीम के फैसिलिटेटर है मिस्टर प्रदीप सान, मैं टीम लीडर शेरिन, मैं टीम मेंबर गुंजन, मैं टीम मेंबर आरती, मैं टीम मेंबर ममता और मैं टीम मेंबर बलजिंदर। यह हमारा एक्टिविटी प्लान है। इस क्वालिटी सर्कल को पूरा करने के लिए हमने क्यूसी स्टोरी के 12 स्टेप्स का यूज किया और पीडीसी प्रणाली के तहत अपने क्वालिटी सर्कल को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया, जो कि कुछ इस प्रकार है। प्लान में 5 स्टेप्स, डू में 3 स्टेप्स, चेक में 1 स्टेप और एक्ट में 3 स्टेप्स। आइए अब हम आपको अपनी केस स्टडी की तरफ ले चलते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने पैरेटो की हेल्प से एरिया वाइज रिजेक्शन डाटा एनालिसिस किया, जिसमें हमने पाया कि सीएचएल लाइन का रिजेक्शन सबसे ज्यादा था। जब हमने कॉस्ट बेस्ड डेटा का एनालाइज किया तो पाया कि सीएचएल लाइन का कॉस्ट बेस्ड रिजेक्शन भी सबसे ज्यादा है, जो कि अप्रॉक्स 6.7 मिलियन है, जिसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 74% है। तो क्या हम सीएचएल लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम CHL लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको अपने अगले स्टेप की तरफ ले चलते हैं, जो है प्रॉब्लम सिलेक्शन। जब हमने मॉडल वाइज रिजेक्शन डाटा कलेक्ट किया तो पाया कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन 31XM मॉडल का है, जो कि 43% है। तो क्या हम 31XM मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, 31XM मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब हमने डिफेक्ट टाइप वाइज रिजेक्शन ट्रेंड को मॉनिटर किया तो पाया कि सबसे ज्यादा स्क्रैप हमारा लूज पार्टिकल का है, जो कि ओवरऑल का 45% है। तो क्या हम लूज पार्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, हम लूज पार्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट के रूप में चुना है टू एलिमिनेट लूज पार्टिकल डिफेक्ट इनसाइड 31XA हेडलैम्प। इसके बाद हमने लूज पार्टिकल डिफेक्ट के चल रहे मंथली एवरेज के 22 पार्ट्स को 100% तक रिड्यूस करने का लक्ष्य निर्धारित किया। टारगेट सेट। अब हमारा अगला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। समस्या को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि 31XA क्या होता है। 31XA कॉम्बिनेशनल हेडलैम्प है, जो कि होंडा के एलिवेट मॉडल में असेंबल होता है। ये लूज पार्टिकल क्या होते हैं? छोटे छोटे फॉरेन पार्टिकल्स हमारे लैंप में पाए जाते हैं, वो हमारे लूज पार्टिकल होते हैं, जिसके वजह से हमारे लैंप में कस्टमर के अनुसार डिफेक्ट पाया जाता है, जिसे हम लूज पार्टिकल कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? लूज पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, थ्रेड टाइप और लिंक टाइप। और इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? आइए इसके इम्पैक्ट जानने से पहले ये जान लेते हैं कि लूज पार्टिकल हमारे पार्ट को किन तरीकों से प्रभावित कर सकता है। पहला है विजुअल डिफेक्ट। लूज पार्टिकल हमारे पार्ट के सरफेस पर अटैच होकर उसके एस्थेटिक अपीयरेंस को खराब कर सकता है। और दूसरा है फंक्शनल डिफेक्ट। लूज पार्टिकल हमारे पार्ट के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ अटैच होकर उसका फंक्शन फेलियर भी कर सकता है। इसके ऑर्गेनाइजेशनल लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं? इससे हमारा कंप्लीट लैंप स्क्रैप हो सकता है। इससे हमारा स्क्रैप कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। इससे हमारा प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकता है। और इससे हमारे कस्टमर के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं। अब हमारा अगला स्टेप है प्रॉब्लम एनालिसिस। इस स्टेप के अंतर्गत हमने डिफेक्टिव लैंप को डिसमेंटल किया और लूज पार्टिकल को कलेक्ट करके उनके साइज, कलर और मटेरियल को चेक किया। यह किस कलर का था? ये व्हाइट कलर का था। इसका साइज क्या था? ये अप्रॉक्स 8 mm का था। इसका मटेरियल क्या था? ये कॉटन फाइबर मटेरियल का था। इसके बाद हमने
मंथली रिजेक्शन को टाइप वाइज एनालिसिस करने के लिए 30 पार्ट का सैंपल लिया और चेक किया तो पाया कि 26 पार्ट डेड टाइप लूज पार्टिकल और 4 पार्ट लिन टाइप लूज पार्टिकल के मिले। इसके बाद हमने अपने लैंप को 8 जोन में डिवाइड किया और जोन वाइज लूज पार्टिकल को एनालाइज किया तो पाया कि हमारा डी जोन में 34% और एच जोन में 53% लूज पार्टिकल मिले। अब हमारा अगला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस। इस स्टेप के अंतर्गत हमने अपने प्रॉब्लम के पॉसिबल कॉजेस को जानने के लिए लाइन पे प्रोसेस फ्लो डायग्राम का स्टडी किया और चेक किया तो पाया कि एलसीएम राइटिंग और लेंस डिस्टैटिक स्टेशन में ऑकरेंस की संभावना सबसे ज्यादा थी। जब हमने हमारे दोनों सस्पेक्टेड स्टेशंस पर ट्रायल किया तो पाया कि एलसीएम राइटिंग पर 12 ट्रायल में से किसी भी ट्रायल में भी रिजेक्शन ऑब्जर्व नहीं हुआ। वहीं जब हमने लेंस असेंबली लेंस डिस्टैटिक पर ट्रायल किया तो पाया कि 12 ट्रायल में से 10 ट्रायल में भी रिजेक्शन ऑब्जर्व हुआ। इसके बाद अपने पोटेंशियल कॉजेस को फाइंड आउट करने के लिए हमने एफसीए बनाया और मैन मशीन मटेरियल मेथड के अकॉर्डिंग चेक किया तो पाया कि मशीन से रिलेटेड हमें 2 प्रॉब्लम मिली है, जिसमें हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है एयर डिस्टैटिक प्रेशर का ड्रॉप होना इन रनिंग कंडीशन। सेकंड प्रॉब्लम हमारी है लेंस डिस्टैटिक स्टेशन पर एयर वेलोसिटी का अनइवन होना। वैलिडेशन के बाद हमारे 2 पोटेंशियल कॉजेस निकलकर सामने आए। पहला एयर डिस्टैटिक प्रेशर का ड्रॉप होना और दूसरा लेंस असेंबली डिस्टैटिक स्टेशन पर एयर वेलोसिटी का अनइवन होना। अब हमारा अगला स्टेप है रूट कॉज एनालिसिस। इस स्टेप के अंतर्गत हमने हमारे दोनों प्रॉब्लम के रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए वाई एनालिसिस किया, जिसमें हमारा पहला प्रॉब्लम था रनिंग टाइम में डिस्टैटिक प्रेशर का ड्रॉप होना। ऐसा क्यों? रिजर्वोयर में अप्रोप्रिएट प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों? मेन लाइन से लेस एयर प्रेशर रिसीव हो रहा था। ऐसा क्यों? मेन लाइन पर सिंगल इंटरफेस प्रोवाइडेड था। क्या यही हमारा